नाजरीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम मसला लेकर बैठे हैं अमेरिका में लगातार हो रहे फायरिंग के वाकयात से। आखिरकार अमेरिका अभी तक क्यों नहीं इस तरफ कोई कदम उठा पाया है। उसकी गन पॉलिसी इस वक्त सवालों के घेरे में है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मीडिया ने भी कई सवाल दागे हैं और कई तरीके के इल्ज़ामात लगाए हैं हुकूमत पर कि कहीं ना कहीं इस मामले में अमेरिकन जो सरकार है, हुकूमत है, वो कमज़ोर है, क्योंकि कांग्रेस में ही दो धड़े हैं जो गन पॉलिसी को लेकर एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि हर कोई आंसू बहाता है, हर कोई अफसोस जाहिर करता है जब भी गोलियां चलती हैं, जब भी नाहक बेगुनाह लोगों की जान जाती है। उसके बाद हर तरफ से मजम्मत के लफ्ज़ तो सुनाई देते हैं, लेकिन गन पॉलिसी पर एक जैसे आवाज़ या एक जैसी बातें नहीं सुनाई देती। कोई उसके सपोर्ट में होता है, कोई उसके अपोज में होता है, और ये होता आया है। हालांकि ओबामा चाहते हैं कि गन पॉलिसी को कंट्रोल किया जाए और उन्होंने एक बार फिर से कही है कि गन पॉलिसी पर नकेल लगाने की कोशिश करनी होगी और इस तरफ मजबूत कदम उठाने होंगे। सब पर सवाल जवाब होंगे और उसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। तारुफ आपका करवाना चाहूँगा। कासिम सैयद साहब हैं, एडिटर इन चीफ हैं रोज़नामा खबरें के। साथ ही डॉक्टर जावेद जमील हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं। और पीके सहगल साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल, हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल मामलों के भी जानकार हैं। आप सबका खैर मकदम। इस शो में आप सबसे सवाल जवाब करेंगे कि जिस अब मुहाने पर आकर अमेरिका खड़ा हुआ है, जहां पर हथियारों से बर्बादी लगातार होती चली जा रही है, आखिरकार उस पर नकेल लगाने के लिए क्या सख्त कदम उठाएगा अमेरिका और उसके खिलाफ कितने लोग कैसे शक में खड़े हो जाएंगे। आखिरकार ये नेक्सस है क्या, ये रिश्ता है क्या अमेरिकन पॉलिटिक्स और हथियारों का। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट से कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, सवाल जवाब बाद में। अमेरिका के ऑरलैंडो शहर में पिछले हफ्ते हुई गोलीबारी में करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी। इस शूट आउट में हमलावर भी मारा गया था। हमलावर की पहचान 29 साल की उमर मतीन की शक्ल में हुई तो आम लोगों और सियासतदानों ने इस्लामिक दहशतगर्दी का इसे नाम दे दिया। महज हमलावर के नाम से किसी हादसे को मजहबी जामा पहना देना अमेरिका और बाकी दुनिया में एक फैशन सा हो गया है। अब इस गोलीबारी के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि फोर्ट हुड और सैन बर्नार्डिनो और ऑरलैंडो की गोलीबारी में शामिल लोग पढ़े लिखे थे, अच्छे घर से थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे और अमेरिका में वो तरक्की भी कर रहे थे। तो आखिर उन्हें ये कत्ल गारत मचाने की क्या सूझी? कहीं आज़ाद ख्याल अमेरिका में अंदर ही अंदर कोई घुटन तो अपना दायरा नहीं बढ़ा रही? ऑरलैंडो गोलीबारी के हमलावर उमर मतीन के जब दहशतगर्द तंजीम ISIS से जुड़े होने की खोखली खबरें मीडिया में आईं तो अमेरिका का अगला सदर बनने की रेस में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी ही तरह की बयानबाजी शुरू कर दी। ट्रंप ने अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग को दोहराते हुए लिखा कि हमें सख्त और समझदार बनना होगा। वहीं सदर बराक ओबामा ने कहा कि यह हमला घर में ही पैदा हुई इंतहा पसंदी का नतीजा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिका के वजीर दिफा जे जॉनसन ने भी कहा कि ऑरलैंडो में गे क्लब पर हुआ हमला दहशतगर्दी का मामला नहीं है। जाहिर है ट्रंप इस हमले को इस्लाम से जोड़कर सियासी फायदा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर गौर करें तो इस तरह के हमलों में बड़ी लापरवाही है अमेरिका के हथियारों का खुला बाजार। किसी भी गन स्टोर में जाकर अमेरिकी शहरी आसानी से अपनी मर्जी की बंदूक खरीद सकते हैं। लोगों का कहना है कि अकेले दम पर हमला करने वालों को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन अगर बंदूक को लेकर कानून सख्त होंगे तो गलत हाथों में बंदूकों को पहुंचने से रोका जा सकता है। अमेरिका में दुनिया की 4.4% आबादी रहती है, जबकि दुनिया के आम शहरियों का वो हिस्सा जो बंदूक रखता है उसका 42% अकेले अमेरिका में रहता है। अमेरिकी मीडिया में भी बंदूकों को लेकर बहस शुरू हो गई है। अखबार इसे NRA सिख जिहाद लिख रहे हैं और नेशनल राइफल एसोसिएशन पर हमला बोल रहे हैं। बराक ओबामा अमेरिका में गन कल्चर को काबू करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कई कोशिशें अमेरिकी कांग्रेस में नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रसूखदार सियासतदानों का हथियारों के बिजनेस में बड़ा पैसा लगा है। तो आखिर होगा क्या? क्या ओबामा अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? और क्या अमेरिका से लेकर सीरिया तक फैले अमेरिकी हथियारों के बिजनेस पर वाकई नकेल कस पाएगी? अब अमेरिका को भी समझना होगा कि हथियारों के दम पर कहीं भी अमन नहीं आ सकता। तो नाज़रीन, आप सबने रिपोर्ट देखी, अब सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। कासिम सैयद साहब,
अमेरिका में लगातार हम गोलीबारी के वाक़यात देखते रहते हैं, उसके बाद मजम्मत होते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, उसके बाद आंसू बहाए जाते हैं, बातें होती हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है अमेरिका में वो है गन पॉलिसी वहाँ की। खुलेआम इतने आसानी से हथियार कोई भी ले सकता है, फिर उन्हें जब हथियार बिकेगा तो चलेगा भी। ये पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अपोज और सपोर्ट देखने को मिलता है कांग्रेस के अंदर। देखिए, गन पॉलिसी अमेरिका के कल्चर का एक हिस्सा है, ठीक, और ये पहला वाक़या नहीं है जब इस तरह से तशद्दुद हुआ हो। लेकिन पहले के वाक़े में और इस वाक़े में एक बुनियादी फ़र्क समझिए। वो फ़र्क इस वजह से है कि जो परसेप्शन एक पैदा हो गया है, यानी जैसे ही ये वाक़या सामने आया फ़ौरन इसको IS से जोड़ दिया गया कि ये IS का आदमी था, उसने IS का नारा लगाया। लेकिन बाद में तहक़ीक़ात से साबित हुआ, खुद ओबामा ने यह बात कही कि इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ की तहक़ीक़ात उन्होंने कहा भी ऑरलैंडो हमला घर में पनपी, घर में यानी घर में ही पनपी इंतहा पसंदी का नतीजा। जी बिल्कुल, मतलब और उन्होंने इंटरनेट एक उसमें बहुत बड़ा रोल निभा गया है जो लोगों के बीच में। मतलब बुनियादी बात यह है कि इस वाक़े को जिस तरह से दहशतगर्दी का वाक़े के पस मंज़र में बयान करने की कोशिश हो रही थी, कम से कम 24 घंटे के बाद उस पर थोड़ी धूल हटी और ये मालूम हुआ कि ये वाक़या भी उसी तसलसल का एक हिस्सा है जो इससे पहले गन कल्चर के तौर पर अमेरिका में पेश आते रहे। यानी कभी स्कूलों में हो जाता है, कभी शॉपिंग मॉल में, कभी स्कूलों तक में शूट आउट होता है, मासूम बच्चे मार दिए जाते हैं। या तो एक फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा होता है, या मिजाज में जो तशद्दुद पाया जा रहा है, जो इंतहा पसंदी पैदा हो रही है समाज के अंदर, जो बच्चों में और बड़ों में जो तालमेल की कमी हो रही है, जिससे वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का एक रिएक्शन होता है। लेकिन बदकिस्मती से माहौल इस तरह का है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं तो फ़ौरन ऐसा होता है कि जैसे ये दहशतगर्दी का वाक़या है, वो ख़ास नामों के साथ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फ़ौरन इसको IS से जोड़ दिया गया। फ़ौरन ये कहा गया कि उसने मतलब ये भी होता है कि जब नाम जॉन होता है तो वो सरफिरा होता है, और जावेद होता है तो फिर वो दहशतगर्द। वही मैं कह रहा हूँ कि जो परसेप्शन जो बना दिया गया है तो उसको पूरे माहौल को उसी में लपेटने की कोशिश होती है। इसलिए कहा गया कि साहब 9/11 के बाद ही सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन मालूम हुआ कि दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, जो वहाँ की समाज की बुराई। सहगल साहब, ये दहशतगर्दी यानी आतंकवाद का मामला कहा गया, लेकिन ये हमला दहशतगर्दी का मामला नहीं है, ये कहा वहाँ के वजीर दिफा जे जॉनसन ने। यानी बहुत जल्दी परसेप्शन एक बना लेना। ओबामा ने भी ये बात कही। हाँ, ओबामा ने भी ये बात कही, और पूरी जांच के बाद टॉप ऑफिशियल्स ने उनके सीक्रेट एजेंसीज के कहा ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फिक्र का मसला है। इस केस में किसी भी हालत में ये दहशतगर्द नहीं था, ना ये दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ था। ठीक, क्योंकि इस समय इलेक्शन का माहौल है और डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो सकता था, तो तुरंत से इसको दहशतगर्दी से जोड़ा गया। और अगर एक्सेप्ट कर लेती है अमेरिकन पब्लिक कि दहशतगर्दी की वजह से इतने बड़े कत्लेआम हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा चुनावी फायदा रिपब्लिकन को और डोनाल्ड ट्रंप को हो सकता था। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि इसका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं था। ये एक होम ग्राउंड टेररिस्ट है, शायद खुद भी गे था, ये गे क्लब में कई बारी जा चुका था, होमोफीबिया के अगेंस्ट या था, हेट्रेड की बात था, उसका या मेंटल स्टेटस सही नहीं था, या गन कंट्रोल की हालत जो उसकी थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, जो भी उसने सोचा। क्योंकि उसने एक तरफ कहा कि ISIS को सपोर्ट करता है, उसका मैसेज है, दूसरी तरफ अल नुसरा को, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी चक्कर है, एक दूसरे के खिलाफ है, मुखालिफ है। हवा से एक स्टेटमेंट को पिकअप करके ज्यादा उछाल दिया गया। ठीक, इसलिए उछाला गया कि किसी एक पॉलिटिशियन को जो एक मेवरिक है, जो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, उसको इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। और उसको फायदा के लिए आपने देखा उसने तुरंत से कुछ ऐसी बातचीत की जिससे कंप्लीटली वो इनसेंसिटिव नजर आया। हम पर्टिकुलर एक आदमी पे नहीं है, हम असल में ये जो गन पॉलिसी है उसके खिलाफ बावजूद भी कोई सबूत नहीं मिला था। नहीं, वहाँ की गन पॉलिसी इतनी लैक्स है कि इसके बावजूद कि वो आदमी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके बाद भी वो गया मॉल में, और सबसे उच्च दर्जे की गन जिसका गलत उपयोग किया जा सकता है,
सबसे उच्च दर्जे की पिस्टल जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती है उनको आसानी से खरीदा। फिर वो सिक्योरिटी ऑफिसर था वो। वेरी इंटरेस्टिंगली एक हथियार कंपनी का बात सिक्योरिटी ये आई ऑफिसर था। जावेद जमील साहब के इस मामले को लेकर फायदा उठा सकते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें सख्त और समझदार होना होगा। सख्त और समझदार दोनों में बड़े मायने छुपे हुए हैं। देखिए, मैंने तो आर्टिकल पूरा लिखा। इस दौरान मैंने कमोवेश इसी मौजू से रिलेटेड 3 आर्टिकल लिखे, जिसमें एक आर्टिकल का ताल्लुक खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मैंने एड्रेस किया और उनसे पूछा, उनसे कहा, वो बार बार रेडिकल इस्लाम का जिक्र बहुत करते हैं। मैंने उनसे बताया कि देखिए, रेडिकल इस्लाम से ज़्यादा जो खतरनाक अगर कोई चीज़ है वो रेडिकल वेस्ट है। आप रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं, रेडिकल इस्लाम जिनको आप रेडिकल इस्लाम कह रहे हो, उन्होंने ये तक कहा कि साहब हमारे मुल्क को खतरा है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी, हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जिसको वो रेडिकल इस्लाम कहते हैं, अल कायदा ने और उससे रिलेटेड जितने हमले हैं, उन्होंने कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद पहुंचती है मरने वालों की अमेरिकन 9/11 के वाक़े को मिलाकर वो 6000 के आसपास पहुंचती है। उसके मुकाबले में अमेरिका ने इराक के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो हमले किए, जो वार लड़ी, उसमें 35 लाख लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो बताइए, रेडिकल वेस्ट जिम्मेदार है कि ज्यादा वायलेंस का, या रेडिकल 25 से 30 साल में पिछले जितने भी अमेरिका में हमले हुए हैं इस तरीके के, उनमें नॉन मुस्लिम्स ही ज्यादा इन्वॉल्व थे, 5% ही मुस्लिम। और दूसरा, अब जैसे ये बात आ रही है गन पॉलिसी, इस्लामोफोबिया एक बना दिया गया है। अब गन पॉलिसी की बात आ रही है। देखिए, 2014 में जैसा मेरा एक रहता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त ना साइंसेस की कोई वैल्यू है, ना मोरालिटी की कोई वैल्यू है, ना रिलीजन की कोई वैल्यू है। अगर कोई चीज बिकती है तो इकोनॉमिक्स की वैल्यू है। इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अब जहां पर पिछले 2014 में 2 करोड़ गन्स की सेल अमेरिका के अंदर हुई है, 2 करोड़ से ज्यादा की, 2 करोड़ हथियार कि अमेरिका के हथियारों की कंपनी के मुनाफे लगातार बढ़ रहे हैं, वो डंप कहां हो रहा है? तो 2 करोड़ की सेल यहाँ पर होगी, एक आदमी के पास 32। जी, मैं चाहूंगा आप अपने जवाब को मुकम्मल करें। यहाँ पर मुझे वक्त हो चला है, एक ब्रेक का ब्रेक लेना होगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल जवाब और भी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सवाल जवाब फिर से शुरू करते हैं सिलसिला। कासिम सैयद साहब, जिस तरीके से अमेरिकन पॉलिसी है हथियारों को लेकर, और सिर्फ मुल्क में नहीं है, मुल्क के बाहर भी अगर हम देखें, सीरिया में भी डंप हो रहे हैं। भले वो असद के जो मुखालफिन हैं उनके लिए वो ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ पर हथियार, लेकिन वो IS के भी हाथ लगते हैं। हमने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जो IS के। कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमन हथियारों की बिना पे तो नहीं आ सकती। हथियार कंट्रोल किए जाएँ तभी अमन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा पॉलिसियों से तो ये लग रहा है कि अमेरिका और वेस्ट ये समझते हैं कि हथियारों से या ताकत के ज़रिए से ही अमन कायम हो सकता है। ठीक है। यानी जहाँ कोई वाक़या होता है उसके तशद्दुद के मुकाबले में तशद्दुद किसी भी तरह से उसे अमन नहीं आ सकता। ये अफ़गानिस्तान में, इराक़ में और अब शाम में हम देख रहे हैं। आप हथियारों की खेप की खेप बता दीजिए, फ़ौज की फ़ौज भेज दीजिए, ज़मीनी हमले कीजिए, फ़ज़ाई हमले कीजिए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात होता है, जैसा अफ़गानिस्तान में नज़र आया, जैसा कि इराक़ में नज़र आया, और हम ये शाम में भी उसका अंजाम देख रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो डॉक्टर जावेद जमील साहब ने कही थी कि पूरी पॉलिसियाँ इकनॉमिक्स पर डिपेंड होती हैं। आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन का जब इंतशार हुआ था, तो अमेरिका में सबसे बड़ा बहरान यही पैदा हुआ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बंद होने के दहाने पर पहुंच गई थी। तो उनको एक मफरूज़ा दुश्मन की तलाश थी, जो उन्होंने सोवियत यूनियन के मुकाबले में इस्लाम को ढूंढ लिया था। जब 2 तहजीबों के टकराव की बात सामने आने लगी थी और इस्लाम को दुश्मन के तौर पर पेश किया जाने लगा था, उसी दौरान में जब 9/11 का वाक़या आया, तो गोया कि उनको एक थाली में, एक रकाबी में सजी सजाई चीज़ मिल गई। उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के इसका भी पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है कि 9/11 के बाद ये एक बड़ा हमला है। बिल्कुल 9/11 की याद दिला देना। मैंने बाकायदा 9/11 के बाद की अब तक की सारी फिगर्स दी हैं, जिसमें मैंने बताया कि इस बीच के अंदर अमेरिका के अंदर 14,000 पर ईयर के एवरेज से मर्डर्स हुए हैं, जिसका मतलब तकरीबन 2 लाख मर्डर्स। उसके अलावा तकरीबन 75,000 हर साल सुसाइड्स हुए हैं, और इसका जिक्र कहीं नहीं। उसका मतलब तकरीबन 12 या 13 लाख मर्डर न्यूयॉर्क में तो हर रोज लगभग और सबसे बड़ी बात, वहां के लोग अबॉर्शन तकरीबन हर साल 10 लाख अबॉर्शंस कराते हैं बच्चों के। यानी वायलेंस ही वायलेंस भरा पड़ा है पूरे उसके अंदर। जितने बलात्कार के केसेस
रेप्स अमेरिका में रेप्स के अभी केसेस ओबामा ने कहा कि अमेरिका में ओबामा ने और कहा कि होते हैं। 20% औरतें रेप का शिकार हो चुकी हैं। दुनिया के बदतरीन बिल्कुल क्राइम सही। में और ये से सबसे crime- बड़ी अगर आप सोसाइटी टोटल- ये सबसे बड़ा सबसे सिविलाइज्ड develop- अपने आप को कहते हैं, सबसे ज्यादा जी, developed civilized पीसफुल society। सोसाइटी ठीक है। है। वो ये उसके फिगर है। जावेद जमील साहब जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये कि सब समाजी बुराइयां हैं। समाजी ये जो बुराइयों हमले का होते हथियारों हैं, से कोई ऑरलैंडो लेना देना टाइप नहीं के है। जो हमले हैं जिसमें मुसलमान बहकर हमला करते हैं, जिस तरीके से भी करते हैं दहशतगर्द तंजीम से जुड़े हुए, वहाँ के जो आम शहरी हैं उनकी जिंदगियों में भी मुश्किलात बढ़ जाती होंगी, क्योंकि उनके लिए फिर एक नजरिया और टाइट हो जाता है लोगों का। देखिए, ये भी जब ऑरलैंडो के बाद में जो बहस आ रही है, जो उसमें चल रही है गन्स पॉलिसी को लेकर, वहां भी सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है कि गन्स के ऊपर एक जनरल बैन हटाया जाए, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट भी वहां की गन लॉबी के खिलाफ के सामने बेबस है। और लेकिन ये वहां भी ये बात आ रही है कि सिर्फ इसको जो उससे रिलेटेड लोग हैं कि जिनसे किसी किस्म का खतरा है, यानी इशारा कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ है, वही मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था, हाँ, हमें सख्त और हाँ, समझदार तो उनको हम जो है उनको ना सप्लाई होने दें। अगर वो इसको मिसाल के तौर पर इस अटैक को या इस तरह के जितने भी अटैक मुसलमानों के जरिए में अगर उसको माइनस कर देंगे तो उससे कुल मिलाकर जो शूटिंग इंसिडेंट्स हैं और उससे मरने वालों की तादाद में सिर्फ 1 या 2% की कमी आती है। हर साल पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका में 365 दिन के अंदर 458 मास शूटिंग के इंसिडेंट्स हुए, जिनमें से 1400 लोग मरे। मैं एक जुमला जोड़ता हूँ। जैसे उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों पर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो प्रेशर आ जाता है, लेकिन 9/11 के वाक़े से जोड़ने की जो कोशिश हुई थी वो कोशिश बहरहाल नाकाम हो गई है। जिस तरह से ट्रम्प ने कहा था कि मस्जिदों की निगरानी की जाए, वहाँ पर बाकायदा सख्ती की जाए, तो यहाँ के मुसलमान हमारे साथ ताउन नहीं करते। तो FBI के चीफ ने कल खुद ये बयान देकर कहा कि ऐसी बात नहीं है, मुसलमान हमें लगातार मुश्तबा सरगर्मियों के बारे में मुतला करते रहते हैं और इनका ताउन हमें हासिल रहा है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी मुसलमान अब एक बड़ा हिस्सा हो गए हैं। बिल्कुल, भले ही लगे सही, लेकिन थैंक्स है। टू ट्रम्प जी जी, एंड थैंक्स टू ट्रम्पलिज्म बिल्कुल। कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बन गया है इस बात। सहगल साहब, और बिना मतलब के मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिकन पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियंस का हथियारों के साथ क्या लगाव है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जितनी भी आर्म्स हैं एमिनेशंस की फैक्ट्रीज होती हैं उनमें बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के पॉलिटिशियंस का होता है और वो नहीं चाहते इस पर सख्ती हो ताकि उनका बेनिफिट कम हो जाए। अमेरिका के आधे प्रेसिडेंट्स तो वेपन इंडस्ट्री से या ऑयल इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। बुश की फैमिली बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ी हुई थी, सारे लोग जानते हैं, और वो पॉलिटिक्स में आने से पहले भी उनके साथ जुड़े हुए थे, और जब वो प्रेसिडेंटशिप खत्म हो जाती है उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ, जिनका तेल इंडस्ट्री के साथ या वॉर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के साथ तालमेल है, बहुत बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं। अमेरिका की इकोनॉमी जो है उसका मेन रेवेन्यू जो है उसका वॉर मेकिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, जैसे कि आपने कहा कि जब सोवियत यूनियन टूट गया और दुश्मन नहीं था तो उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तकरीबन बंद होने जा रही थी। ये सही, एब्सोल्युटली सही बात है। और अगर अमेरिका के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत इंप्रूव करने हो रहे हैं, और सोवियत के बाद ही हमने उसमें इराक भी देखा है। उसमें भी वेपनाइजेशन, सोवियत के ब्रेक होने के बाद ही हमने इराक को देखा, वो एक और फिर उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट में जो हुआ वो सब हम जानते ही हैं। हथियार तो रोज डंप हो रहे हैं, जी सहगल साहब आप सही कह जितने रहे भी हैं आर्म्स की फैक्ट्रीज हैं उनके शेयर कंपनीज बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान से जो इतनी कुर्बत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेजर फैक्टर है, जब तक मेजर फैक्टर। जी, जब तक ISIS ने उसने 3 बहुत बड़ी गलती की, जबकि वो रशिया के हवाई जहाज को गिरा, पेरिस में अटैक किया, ब्रसल्स में किया। अगर यहाँ अटैक्स नहीं हुई होते तो वेस्ट खुद ही प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ था, शिया सुन्नी को लड़ा रहा था, ईरान सऊदी अरेबिया को लड़ा रहा था। नहीं, ओबामा ने टर्की कहा को बीच है, जब और ऑर्लैंडो गए दो- तो उन्होंने कहा कि हम सख्ती से और ज्यादा सख्ती से अलकायदा और ISIS से निपटेंगे। वक्त हो चला एक और छोटे से वक्फे का और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है ये शो, बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मजहर स्पेशल में। डॉक्टर जावेद जमील साहब, ये जितने भी बिजनेस हैं, इकनॉमी से आपने जोड़कर बात की हथियारों के बिजनेस को, और इकनॉमी के मद्देनज़र ही अमेरिका रिश्ते बनाता है या बिगाड़ता है, ये हम सबको पता है। जो रिश्ते लगातार उसने बनाए थे मिडिल ईस्ट में एक वक्त में, आज वो सारे बिगड़ गए, लेकिन वहाँ हथियार गिर रहे हैं। हम सारे लोग ये कहते हैं, इस बात पर चर्चा होती है, इस बात पर बहस होती है कि हथियार कौन चला रहा है, मर कौन रहा है, ये नहीं देखते, ना ये देखते कि हथियार दे कौन रहा है, बेच कौन रहा है, फ्रीडम कौन कर रहा है।
देखिए आईसिस के पास में जितने वेपन्स हैं, आईसिस पूरी तरह यूरोप की और अमेरिका की क्रिएशन है। उनके पास में जितने वेपन्स हैं वो सारे यूरोप से, अमेरिका से, इसराइल उनके पास में इसराइल से आए हैं, उनके पास में डॉलर्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे वो आईसिस उनका दुश्मन कब से हुआ? जब से आईसिस का फेलियर सीरिया में होना शुरू हुआ और सीरिया में वो नाकामयाब हुआ और वो इराक के अंदर दाखिल होना शुरू हुआ, तब से अमेरिका को आईसिस अपना दुश्मन नजर आने लगा। आज भी सीरिया में उनका दोस्त रहा है, इराक में दुश्मन है। और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले आईसिस किसी तरह बशार अल असद को हटा दें, तब हम आईसिस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो चूंकि रशिया बीच में कूद पड़ा, तो इसलिए उनकी परेशानी बढ़ गई। उनको ये लगने लगा कि सारा क्रेडिट आईसिस को खत्म करने का कहीं रशिया के बाद में सोचेंगे, पहले आईसिस को डाले। तो इसलिए अब उनकी तवज्जो ये है कि आईसिस को खत्म करने का क्रेडिट हमें मिले। और अल्टीमेटली तो अमेरिका क्या पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अराउंड घूम रहा है। और अमेरिका में तो हालात ये है कि आप तो कह रहे थे आर्म्स इंडस्ट्री की बात, वहां तो प्रिजन इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी है कि प्रिजन इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती चली जा रही है। और प्रिजन इंडस्ट्री के में बाकायदा इन पूरी पॉलिटिकल लॉबी के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो नतीजा यह है कि वहां पर तमाम क्राइम्स का जो उसका पनिशमेंट रखा जाता है वो ऐसा रखा जाता है कि जिससे से ज्यादा दिन तक लोग जेल के अंदर बंद रहे हैं। मतलब कासिम सैफ साहब, वेस्ट को, अमेरिका को इस तरफ ज्यादा जरूरी है अब सोचना कि जो हथियारों की ओपन मार्केट है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, ना कि दूसरे किसी को इल्जाम देने के लिए ढूंढने की जरूरत है। हम देखें तो शायद एक ब्रिटेन के एमपी को भी गोली मार दी गई और उन पे भी हमला किया गया। ये एक सोच की भी बात है, जो सोच बहुत ज्यादा अटैकिंग हो रही है। दूसरी तरफ जो हथियार खुलेआम मिल रहे हैं उसकी भी वजह है। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल एक सही बात उठाई कि ब्रिटिश एमपी का कत्ल हो गया और उस वाक़े को इतनी शोहरत नहीं मिली। ये भी बड़ी अजीब गरीब बात है। अच्छा, वो किसने किया? ये वजह है। नहीं, ये वो मैं आप इसका इशारा समझ रहे हैं, यानी उस वाक़े को शोहरत नहीं मिली। लेकिन अगर उस वाक़े के पीछे भी कोई इसी तरह का कोई आदमी होता तो आज वो चैनलों पर उस पर भी डिस्कशन हो रहा होता। ये बड़ी बदकिस्मती की बात नजरिया है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरी बात ये, आपने जो ये कहा कि हथियार ये बंद करें, ये करें, भाई जब तक इनके मफादात बाकी रहेंगे उस वक्त तक हथियार भी बिकते रहेंगे। आईएस और अलकायदा जैसी तंजीमें भी सरगर्म रहेंगी, उनको सरगर्म किया जाता रहेगा। डॉक्टर जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की तमाम तंजीमें जो दहशतगर्दी के नाम से जैसे दुनिया में सरगर्म हैं, वो सब इन्हीं लोगों का क्रिएशन है। सहगल साहब, कितना मुश्किल है अमेरिका के लिए बंदूकों पर कंट्रोल करना, चूंकि उनके यहाँ लगातार इस तरीके की शूटिंग की वारदात आती रहती है। आखिरकार क्या राह होगी अमेरिका की, और जो मुसलमान वहाँ रह रहे हैं क्या उनके लिए मुश्किलात होंगी? क्योंकि किसी ना किसी का नाम तो आता ही है शूटिंग में, और जब वो नाम आता है तो एक तरफ देखा जाए तो उसका पूरा का पूरा मजहब उससे जोड़ दिया जाता है। देखो, अमेरिका में गन कंट्रोल पॉलिसी जो है उसको लागू करना बड़ा मुश्किल है। डेमोक्रेट्स जो दोनों हाउसेज में माइनॉरिटी में, डेमोक्रेट्स की बड़ी कोशिश रही है क्लिंटन की इसकी किसी न किसी तरीके से गन कंट्रोल लाया जाए, लेकिन रिपब्लिकन्स नहीं चाहते। और रिपब्लिकन्स ही हैं जो इस इंडस्ट्री से बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। असल में वहाँ के आम पब्लिक भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर आप देखें तो पब्लिक भी अगर गन खरीदना बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली आर्म्स इंडस्ट्री ये जो बेचती है, लेकिन हर एक की, जैसे डॉक्टर इस्माइल ने कहा कि एक फैमिली के पास 25-30 हथियार है। नहीं, इस बात से अगर क्या हम अंदाजा लगाएं कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका जैसे मुल्क को जिसे सबसे सेफ माना जाता है, वहां भी लोगों के अंदर सेफ होने का यकीन नहीं है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें बहुत बड़ा एहसास, बड़ा क्राइम कैपिटल है भैया। वो तो दुनिया का क्राइम कैपिटल है। वो बेसिकली हम जो यहाँ बैठ के सोचते हैं वैसा कुछ नहीं ना। बेसिकली अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका में 14,000 से ज्यादा मर्डर्स हर साल होते हैं, और ये 14,000 मर्डर बहुत असल में कम है, कहीं ज्यादा होने चाहिए थे। उसके वजह बताता हूँ। अमेरिका में कमोबेश हर साल 1.5 लाख मर्डर्स अश्योर्ड होती हैं, लेकिन चूंकि उनका हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत है, उनमें से ज्यादातर लोग बच जाते हैं। अदरवाइज वो मर्डर्स की तादाद बहुत ज्यादा होने वाली थी। अमेरिका में और सऊदी अरब में जो मर्डर्स अश्योर्ड का जो रेशो है वो 1:80 का है। आपको ताज्जुब होगा। काम करने की जरूरत है, हथियारों पर किस तरीके से नकेल लग सके, किस तरीके से जो असॉल्ट राइफल्स हैं या बड़े हथियार हैं, जो घातक हथियार हैं, वो किस तरीके से आम लोगों के हाथों में पहुंचने से रोके जा सकें। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ज़्यादती मुफाद जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन अमेरिका के। यानी आप फिर इल्ज़ाम किसे देते हो? आप खुलेआम बंदूकें बेच रहे हो अपने मुल्क में, दूसरे मुल्क में डंप कर रहे हो, डंप फ्री में नहीं कर रहे हो। वहाँ जो भी
ऐसी वैसी वारदातें होती हैं, उसके बाद जो वहाँ का माल निकलता है वो आप तक पहुँचता है। दरअसल आप एक बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी चिंगारी आपके घर के अंदर पहुँच गई है, और उस चिंगारी में जिस दिन आप जलेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे थे। ओबामा चाहते हैं, उनकी नेक नीयत है कि किसी तरीके से हथियारों पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन रिपब्लिकन्स नहीं चाहते। आर्मी मंजर स्पेशल में इस हफ्ते के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।